हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। हम पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें मैंने आपको एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस आपको करा दिए थे। और ये जो बैच चल रहा है मैंने आपको बताया था। बेसिकली ये बैच लैब असिस्टेंट जो फोरेंसिक साइंस है, उसमें केमिस्ट्री के लिए जो 75 मार्क्स का पोर्शन आएगा, ये बैच हम उसके लिए चला रहे हैं। इसके अलावा यही बैच आपको बेनिफिट भी देगा लैब असिस्टेंट, चाहे आप हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं और चाहे आप एनवायरमेंटल सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि यदि आप चाहते हैं एनवायरमेंटल सुपरवाइजर, जिसका एग्ज़ाम जस्ट एक महीने बाद 19 नवंबर में आई थिंक आपका ये एग्ज़ाम है, और यदि आप चाहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आए लैब असिस्टेंट के लिए, या मैं बोलूँ एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए, ठीक है, तो उसके पर वीक का हूँ 200 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन जैसा भी है। अगर आप चाहते हैं सीरीज़ में लेके आऊँ या कंटिन्यू करूँ, तो मैंने बोला था जल्दी से 1K सब्सक्राइबर होंगे तो मेरी तरफ से ये आपके लिए जो है गिफ्ट रहेगा। और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएँगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फिर मैंने इसके अलावा आपको बताया था जो जीएस का पोर्शन है, जिसमें हमारा 25 मार्क्स का जीएस का पोर्शन आएगा और 25 मार्क्स का ही केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ सीरीज़ करेंगे, उसी के साथ हम कांसेप्ट समझेंगे और मेबी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके उससे सॉल्व हों। ठीक है? तो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए वो सीरीज़ रहेगी और रिवीजन सीरीज़ उसको मान के चल सकते हैं। आपने एटलीस्ट तैयारी कर ली होगी, है ना? उसमें आपको पता है कि आपको फिज़िक्स भी तैयार करना था या फिर बायो, और मैथ या फिर केमिस्ट्री आपको तैयार करना है। आपको पूरा डिटेल मैंने जस्ट वहाँ पे समझाया था। ख़ैर, अब क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूँ। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जिसको हम प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएँ कहते हैं। ऑलरेडी मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में समझा चुका हूँ। जो बच्चे डायरेक्टली इस क्लास में आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि क्लास 1 से देखिए। आई थिंक 40 क्लास लगभग हो चुकी हैं। आज ये 41 या 42 जो भी क्लास है, आप एक बार इससे पहले क्लास 1 से ही देखिए। लैब असिस्टेंट फोरेंसिक साइंस को डेडिकेटेड है। प्लस जो आप लैब असिस्टेंट की तैयारी करेंगे हायर एजुकेशन में, उसके लिए भी ये बेसिक वीडियो आपके लिए रहेगा। मतलब 100 मार्क्स तो आपको दे के ही जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है? तो समझते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। पहली बात, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है हम जानते हैं। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशीज़ होती है जिसपे माइनस चार्ज होगा। ठीक है? ज़रूरी नहीं है माइनस चार्ज हो, कई बार न्यूक्लियोफाइल पे लोन पेयर भी होता है ना? असंयोजित युग्म जोड़ा होता है या फिर इस पे माइनस चार्ज होता है। जनरली इसकी क्षमता इलेक्ट्रॉन देने की होती है। तो हमने देखा था लुईस के अकॉर्डिंग यह बेस भी होता है, लुईस के अकॉर्डिंग यह क्षार भी होता है। ठीक है? अगर आपको पता है ऐसे ये किसी ग्रुप से इंटरेक्ट करे, है ना? यदि उस ग्रुप पे क्या है, कोई भी सब्स्टिट्यूट होने वाला ग्रुप है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है जिसपे माइनस चार्ज है, और समझ में जब भी आएगा जब आप क्लास 1 से देखेंगे। ठीक है? मान लो X एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद्युत ऋणात्मक है, और R कैसा है जिसपे प्लस चार्ज है, दैट मीन्स विद्युत धनात्मक है। ठीक है? अब ये माइनस है तो आपको पता है 100% ये आर पे ही 2 इलेक्ट्रॉन अपने देगा। ऑलरेडी मैकेनिज्म वाले पोर्शन में मैं आपको समझा चुका हूँ। वैसे भी हमारे एग्जाम में कोई मैकेनिज्म नहीं आएगा, बट हाँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस तरीके के हमसे पूछे जा सकते हैं कि रिएक्शन कैसे कंप्लीट करनी है। तो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही आर से इंटरेक्ट करेगा तो एक्स क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। तो आप देखेंगे ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये आर पे जाके जुड़ जाएगा, और यहाँ से जो ये एक्स है, ये एज अ लिविंग ग्रुप लीव हो जाएगा। ठीक है? ये लिविंग ग्रुप मतलब जो छोड़ के जाने वाला ग्रुप है, क्योंकि इस आर की भी कुछ क्षमता है, ये कुछ ही बॉन्ड से जुड़ पाएगा। जनरली आर, आप जानते हैं यहाँ पे कार्बन का एटम होगा, और कार्बन के एटम के पास 4 ही बॉन्ड होते हैं, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेगा तो ऑब्वियस बात है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कोई निकलेगा भी, तो एक्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। पर ज़रूरी नहीं है कि सारे ही एक्स लिविंग ग्रुप हों। तो लिविंग ग्रुप के लिए याद कीजिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज जनरली देखी थी कि लिविंग ग्रुप जो होता है वो एक अच्छा इलेक्ट्रॉन लेके जाने वाला ग्रुप होगा, या मैं कहूँ अच्छा कंजुगेट बेस होगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। हमें ये चेक करना होता है कि लिविंग ग्रुप जब 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, और ये माइनस चार्ज स्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने आपको याद है फैक्टर बताए थे। या तो चेक कीजिए क्या इस माइनस चार्ज पे रेजोनेंस अनुनाद है। ये सब मैं आपको बेसिक क्लास में पढ़ा चुका हूँ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ। आप चेक कीजिए क्या इसके पास खाली डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल,
बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ इस बारे में। या फिर आप चेक कर सकते हैं, क्या इसका संकरण sp है? अगर इसका संकरण sp है, तो ये एक लिविंग ग्रुप होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, किसी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये हटाना, ठीक है ना? तो सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जिस ऐसे रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल किसी भी ग्रुप में लगे हुए उसके ग्रुप को हटा दे और वो ग्रुप जनरली लिविंग ग्रुप होगा, तो उस सब्स्टिट्यूशन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। इसके अलावा मैंने आपको याद कीजिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी पढ़ाई थी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में केवल न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, कुछ भी वहां पे लीव नहीं होगा। बट हमने जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो एक लिविंग ग्रुप जरूर होगा। इसको इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि भाई वर्ल्ड कप का दौर है, वर्ल्ड कप चल रहा है, आप जानते हैं टोटल हमारी एक टीम में आप देखते हैं 4 या 5 एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं और जो 11 खिलाड़ी होते हैं वो मैदान में मौजूद होते हैं। आप जानते हैं किसी कारणवश यदि कोई प्लेयर चोटिल हो जाता है तो उस प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है और उसकी जगह फिर से मैदान में 11 खिलाड़ी आ जाते हैं। तो सेम कहानी है। आप मान सकते हैं कि जो खिलाड़ी जिसके चोट लग गई है, वो एक लिविंग ग्रुप है, वो मैदान छोड़ के लीव हो जाएगा, चला जाएगा और जो नया खिलाड़ी आया है, वो जस्ट एक न्यूक्लियोफाइल की तरह होगा। ठीक है? चलिए, तो इसी तरीके से मैं आपको जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, ये हमारे सिलेबस में गिवन है, स्पेशली मेंशन है, हाइड्रोकार्बन टॉपिक। मैं सिलेबस के बारे में भी पूरा डिटेल समझा चुका हूँ, ठीक है? चाहे आप लैब असिस्टेंट फोरेंसिक साइंस का देख लीजिए, सिलेबस पूरा डिस्क्राइब किया है। हायर एजुकेशन का देख लीजिए, चाहे आप एनवायरमेंटल सुपरवाइजर का देख लीजिए। इनमें आपस में कंपेयर करके भी बताया है। कंपैरिजनल वीडियो भी ऑलरेडी गिवन है, अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। बस उसके आगे ओजीसी साइंस लिख दीजिएगा। अभी चैनल इतना फैमिलियर नहीं है, तो जस्ट सर्च करने पे मेरा वीडियो ऊपर नहीं आने वाला ऑब्वियस, बट हाँ, आप उसको सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। कंपैरिजनल वीडियो भी है, सिलेबस भी पूरा डिकोड किया है, बस उसके आगे ओजीसी साइंस जरूर लिख दीजिएगा। तो समझते हैं SN1 रिएक्शंस क्या होती हैं। जनरली मैं सिलेबस में बता देता हूँ, SN1 एंड SN2 साफ साफ गिवन है, बट मैं आपको SN1 SN2 और SNI सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि देखो, हमें कुछ भी ना ऐसे नहीं छोड़ के जाना कि बस पढ़ लिया और भगवान भरोसे। मैंने आपको पहले ही बोला है, टाइप 5 की या टाइप 5 या लेवल 5 पे हमें तैयारी करनी है। लेवल 1 मैंने बताया था, बस कुछ बच्चे होते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये चैनल मिल गया, बस सब्सक्राइब कर लो। कुछ ऐसे होंगे सब्सक्राइब होंगे, बट हाँ रेगुलर वेज में वीडियोस देखेंगे। कोई मैंने बताया था कि भाई टाइप 3 वाले जो बच्चे हैं वो वीडियो भी देखेंगे, कभी कभार नोट्स भी बना लेंगे। टाइप 4 वाले बच्चे हैं, वीडियो भी देखेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, रिवीजन भी करेंगे। बट टाइप 5 वाले बच्चे वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि यदि आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैंने बताया था लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस, उसका बैच मात्र 99 रुपए में रनिंग बैच है। ठीक है, ऑब्वियस है, इसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाती हैं। बट टेस्ट सीरीज वगैरह आप लगाना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे साथ लगाना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, इसके अलावा डेडिकेटेड बैच, क्योंकि जो हायर एजुकेशन वाला है उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस है। मैंने उसका सिलेबस भी डिकोड किया था। उसमें जनरली 12th में जो आपने केमिस्ट्री पढ़ा है वो तो मांग ही रहा है, प्लस उसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज भी मांग रहा है। तो ऐसा मैं क्लासिफिकेशन देखूं कि अगर 200 मार्क्स का पेपर है तो 100 मार्क्स का मान के चलिए या 150 मार्क्स का मान के चलिए थ्योरी पोर्शन होगा और 50 मार्क्स के करीब ऑन एन एवरेज मान के चलिए आपके प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो कुछ हेल्प तो यहाँ से आपको मिलने वाली है, बट ऑब्वियस बात है जो प्रैक्टिकल का पोर्शन है प्लस जीएस भी उसमें 100 मार्क्स का आ रहा है ना, तो डेडिकेटेड वहाँ पे तैयारी करनी है। और लेवल 4 के वो पद हैं, लेवल 3 और 4 के वो पद हैं, तो अच्छे पद मैं कहूँगा। ठीक है ना, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में मैंने आपको पहले ही बोला था, स्टेबल जॉब अगर आपको मिलती है स्टेट गवर्नमेंट में ही, तो एक बहुत अच्छी जॉब पाऊंगा, क्योंकि एक 25,000 की नौकरी से बढ़िया ऑब्वियस है सरकारी नौकरी बहुत बेहतर है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, प्लस इतना प्रेशर नहीं होता है ना, तो ये कुछ चीजें हमें वहां देखने को मिलती हैं। खैर, देखते हैं SN1 रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर क्या होती हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रियाएं समझते हैं इसके बारे में। जनरली ये रिएक्शंस हम क्लास 11th-12th में पढ़ चुके होते हैं। जो बच्चे ग्रेजुएशन वाले होंगे या मास्टर्स कर चुके होंगे या अपेयर्ड होंगे, वो सभी इसके बारे में जानते भी हैं कि जनरली जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, इसमें हम क्या करते हैं, क्यूएच ले लेते हैं या कोई भी बेस ले लेंगे और वो एक्वस लेंगे। अल्कोहलिक मत लेना, क्योंकि अल्कोहलिक वाला बीटा एलिमिनेशन कराता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।
ठीक है? जो ऑब्वियस बात है रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, उन्हें सब पता चल रहा होगा, मैं किस बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बात करूँ न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो इसमें आपके पास टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया। यदि आपकी इच्छा है, तो आप इसका आईयूपीएसी भी लिखिएगा। आईयूपीएसी करना सिखा चुका हूँ, ये 1, ये 2, ये 3। तो 2 पोज़ीशन पे मिथाइल भी है, 2 पोज़ीशन पे ब्रोमो भी है, बट आप जानते हैं बी पहले आता है, इसलिए मैं पहले बी को लिखूँगा। तो 2 ब्रोमो, कॉमा 2 मिथाइल, फिर इसके बाद इस चेन में 3 कार्बन है प्रोप और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एन। और जिन बच्चों को नेमिंग में समस्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आईयूपीएसी नेमिंग पे। पहली क्लास मैंने जनरली वही ली थी जिसमें हमने ऑर्गेनिक का क्लासिफिकेशन देखा था। मैं और डेप्थ में भी वो क्लासिफिकेशन करा सकता था, बट वही कि हमें कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो देखना है ना? इतना भी नहीं डूब जाना और इतना छोड़ के भी नहीं जाना। तो इसलिए मैंने जस्ट वहाँ पे जनरलाइज़ बात करी है, 11th-12th बेसिस पे ही बात करी है और प्लस आईयूपीएसी भी मैंने उस डेडिकेटेड वीडियो में सिखाया है। ठीक? तो खैर इसकी रिएक्शन यदि मैं एक्वस केओएस से कराता हूँ, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। एसएन का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कौन करेगा? तो हमें पता होना चाहिए यहाँ केओएच। केओएच में ओएच क्या है? बेस है। क्योंकि हम जानते हैं आर्हेनियस के हमने एसिड और बेस का कांसेप्ट देखा है। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस वो होता है जो OH माइनस देता है। यदि KOH को एक्वस मतलब जल में डाल रहे हो, एक्वस का मतलब ही है जल। तो जैसे ही हम उसको जल में डालते हैं, जल में जाने के बाद, वाटर में जाने के बाद ये ब्रेक हो जाता है OH माइनस में। और जो सॉल्यूशन में या वाटर में जाने के बाद OH माइनस देता है, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग वह बेस होते हैं, क्षार होते हैं। तो यदि आप यहाँ पे देखें, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से ये Br ग्रुप हट जाएगा क्योंकि OH माइनस इस Br को हटा देगा और खुद इस Br की जगह पे आ जाएगा, ठीक है? और इस तरीके से आप प्रोडक्ट को देखें तो आपको यहाँ पे इसकी जगह OH मिल जाएगा और जो Br निकला वो K के साथ चला जाएगा, KBr हो जाएगा, ठीक है? तो आपने क्या देखा यहाँ पे जो OH माइनस है, देखो माइनस वाला ही तो न्यूक्लियोफाइल होता है, हमने टॉपिक जस्ट शुरू यहीं से किया था। तो इसीलिए जस्ट बेसिक हमने यही सीखा कि एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है? वो किसी भी ऑब्वियस बात है जिस सबस्ट्रेट से आप रिएक्शन करा रहे हैं, उस पे लगे हुए ग्रुप को वो सब्स्टिट्यूट कर देगा और उसकी जगह पे वो खुद जुड़ जाएगा, ठीक है? तो इसी को हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहेंगे। बट यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन देखूं, ये SN1 टाइप की है और जो SN1 रिएक्शन होती है, इसको प्रोसीड कराने का एक सिंपल सा तरीका होता है, इसको आप समझिएगा, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। सबसे पहले आपने ये तो देखा आपके पास बेस है, बट ये जो रिएक्शन प्रोसीड होती है, ये कुछ इस तरीके से आपको प्रोसीड होती हुई दिखाई देगी, ठीक है? जरा इसको देखिएगा। ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो आपने लिया था, इसमें जनरली 2 स्टेप देखने को मिलते हैं, जिसमें ये जो फर्स्ट स्टेप होता है, इसको हम जनरली स्लो स्टेप कंसीडर करते हैं। अब काफ़ी बच्चों के मन में आएगा कि ये स्लो स्टेप क्यों है? क्योंकि देखो अच्छा खासा है कार्बन के पास 4 बॉन्ड हैं। आप क्या कर रहे हो, जो आपने सॉल्वेंट लिया है ना, सॉल्वेंट क्या पानी लिया जनरली, है ना? तो सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या सिंपली बोलूं पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उस पर आएगा माइनस चार्ज, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो उस पर आएगा प्लस चार्ज। ये पार्शियल चार्ज मैंने लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड नहीं टूटा है। पर यदि आप बॉन्ड को तोड़ते हैं तो ये ब्रोमीन कंप्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो ये कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो आप देखेंगे स्लो स्टेप होगा जिसमें धीरे-धीरे बॉन्ड टूटेगा और देखो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा। इसको ना आप डॉटेड से भी दिखा सकते हो। और ऐसा एक स्टेप जहाँ पे बॉन्ड का बनना या फिर बॉन्ड का टूटना आप दिखा रहे हो, उस स्टेप को हम ट्रांजिशन स्टेप कहते हैं या फिर ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। ऐसी अवस्था जहाँ पे आप बॉन्ड के टूटने को या बॉन्ड के बनने को दर्शा रहे हो, उसको हम उसकी ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, ठीक है? संक्रमण अवस्था कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है, तो बी लिख देता हूँ, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अच्छा ट्रांजिशन स्टेट का अच्छी बुकों में रेफरेंस में देखोगे तो ऐसा कुछ साइन भी बनाते हैं, है ना? ये हैश नहीं है, हैश का एक डंडा गायब है, तो इस तरीके से जो आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसका मतलब होगा ट्रांजिशन स्टेट और आपको दिखाई भी देगा कि यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप इट इज़ द स्लो स्टेप जिसमें जो बॉन्ड है, वो धीरे-धीरे करके टूट रहा होगा और जब ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये पूरा मॉलिक्यूल आप देखेंगे अच्छे से पोलराइज़ हो जाएगा। पोलराइज़ का मतलब ध्रुवीकृत हो जाएगा
और पोलराइज होने का मतलब ही है कि ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो आप देखेंगे यहाँ पे Br माइनस निकल जाएगा और जब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और ऐसी कंडीशन जहां कार्बन पे प्लस चार्ज होता है इसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं। और रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जो डायरेक्ट यहाँ पे आए ऑब्वियस बात है अब तक तो वो क्लास छोड़ के जा भी चुके होंगे, उन्हें बहुत ही बोर लग रहा होगा। पर हाँ, जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन्हें समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कार्बन जिसपे 3 ग्रुप लगे होते हैं उसको हम टर्शियरी कहते हैं और ये आपको मिल गया टर्शियरी कार्बोकैटायन। ठीक है? तो पहला स्टेप बहुत ही स्लो स्टेप होता है सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। यहाँ पे जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो इजिली लीव आउट हो जाता है और हमें देता है कार्बोकैटायन। और ये SN1 रिएक्शन डिपेंड ही करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। समझे? नहीं समझे तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसी कंडीशन होगी कि केवल प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा हो, अभी मैं इसको एग्जांपल के तौर पे आगे भी समझाऊंगा। अगर कहीं पे ऐसी कंडीशन है जहां पे कार्बोकैटायन प्राइमरी मिल रहा हो, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन अगर मुझे मिल रहा है तो दैट मींस वह रिएक्शन बहुत ही कम प्रोसीड होगी SN1 पाथ के थ्रू। हो सकता है वो SN2 के थ्रू जाए या SNI के थ्रू भी वो जा सकती है। ठीक है? तो कार्बोकैटायन यहाँ पे टर्शियरी मिल रहा है और टर्शियरी कार्बोकैटायन कैसा होता है? स्टेबल होता है। तो हाँ, कह सकते हैं यहाँ पे ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट हमें मिला है, क्या मिला है? रिएक्शन के बीच में मिलने वाले याद है पढ़ाया था, रिएक्टिव इंटरमीडिएट या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट, इनका मतलब ही होता है कि हमें रिएक्शन के बीच में मिलने जा रहे हैं और ये रिएक्शन के बीच में कुछ देर तक स्टेबल होते हैं। मैंने बताया था इनका कुछ स्टेबिलिटी का टाइम की 10 की पावर -3 से 10 की पावर -9 सेकंड तक ये कुछ हद तक रिएक्शन के बीच में पाए गए हैं, पाए जाते हैं। ठीक है? और इसी तरीके से पढ़ाया था कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, है ना? याद है? फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन्स, बेंजाइन सब मैंने आपको वो पढ़ाया है। ठीक है? तो यहाँ पे हमें कार्बोकैटायन मिला। इसके बाद देखो कभी भी हालांकि कार्बोकैटायन टर्शियरी है, कुछ हद तक कुछ समय तक यह रिएक्शन के बीच में स्टेबल है बट इट इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। ये कभी भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम देखें इस कार्बोकैटायन पे ओवरऑल है तो प्लस चार्ज, है ना? इस कार्बोकैटायन पे ओवरऑल क्या है? प्लस चार्ज है। और ऐसी स्पीसीज जिन पे चार्ज होता है वे कभी भी स्टेबल नहीं होती हैं, वे कभी भी स्टेबल नहीं होती हैं। इसीलिए ये क्या करेंगे, जो आपने लास्ट स्टेप में देखा था कि KOH जो कि उस सॉल्यूशन में, है ना, उस सॉल्वेंट में OH माइनस देने का काम कर रहा है। तो OH माइनस क्या करेगा? इस कार्बन से कहेगा भाई मैं ना तुम्हारे इस प्लस चार्ज को अपने अगर 2 इलेक्ट्रॉन दूं, और आपको ऑलरेडी बहुत बार ही मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है बॉन्ड बनना। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है बॉन्ड बनना। तो 2 इलेक्ट्रॉन से कार्बन और OH के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और कार्बन और OH बॉन्ड आपको नजर आएगा और आप देखोगे आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको मिल गया। और उसका मुझे नेम बताइए, तो उसका नेम बोलो क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल, ठीक है, प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से है, टू ऑल। कैसे लिखा इसका नेम? सॉरी, कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। नेमिंग करना सीख लीजिए। तो 2 पे मिथाइल है और ये 3 कार्बन है प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड से इसलिए एन लगाया है और सेकंड पोजीशन पे ऑल है तो ऑल लगा दिया। काफी लोग प्रोपेनॉल डैश 2 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काफी लोग 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जनरलाइज जो अच्छी बुकों में देखने को मिलता है वो नेमिंग कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेगा। क्लियर है बात? बहुत सिंपल सा फंडा है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब ये स्टेप जो है इट इज कॉल्ड सेकंड स्टेप, इसको हम सेकंड स्टेप कहते हैं। सेकंड स्टेप कहते हैं। इस सेकंड स्टेप के बीच में भी एक एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा होगा। जैसे ऊपर बनाया ना ट्रांजिशन स्टेट, मैं इसको रफ कर देता हूँ, नाम तो देख ही लिया क्या बन रहा है, इसको आप खुद से लिख लीजिएगा। तो सेकंड, यहाँ पे स्टेप में भी एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होता है या संक्रमण जो अवस्था है वो अवस्था होती है जहां पे बॉन्ड या तो बन रहा हो या टूट रहा हो, या हो सकता है बॉन्ड बनना या टूटना एक ही साथ हो रहा हो। वो हम SN2 रिएक्शन में देखेंगे, उसको वहां पे समझेंगे। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो बी के नीचे में F लिख रहा हूं, दैट मींस बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। क्लियर? और जब ये फॉर्म होगा तो फाइनल जो आपको आउटकम मिलेगा, ये मिलेगा CH3, ये मिलेगा CH3 और ये मिलेगा CH3 और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा OH। बहुत सरल सी बात है। दैट मीन्स हमें जो प्रोडक्ट है वो मिल गया है। अब मुझे बताइए, क्या इस रिएक्शन में आपने कहीं पे सब्स्टिट्यूशन होता हुआ देखा? हाँ जी, देखा कि सर यहाँ पे अच्छा खासा Br ग्रुप है। ठीक है, क्या आपने इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन होते हुए देखा? हाँ जी सर, देखा। यहाँ पे Br ग्रुप लगा था, मतलब जब रिएक्शन शुरू हुई तो सर यहाँ पे रिएक्टेंट के पास या मैं बोलूं सबस्ट्रेट के पास Br
एज एन एटम जुड़ा था, बट जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुई, अब यहाँ पे OH जुड़ा है। दैट मीन्स OH ग्रुप ने Br ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या OH ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल था? हाँ जी सर, ये एक न्यूक्लियोफाइल था। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने यह समझा कि OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे एक ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो सर यह रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये तो हमें इसकी मैकेनिज्म या क्रिया विधि से समझ में आया। दिस रिएक्शन इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बट सर आप बात कर रहे हो SN1 की, तो ये SN1 क्यों है? तो इसका जो हमें आंसर देगा वो देगा केमिकल काइनेटिक्स। कौन आंसर देगा? केमिकल काइनेटिक्स देगा। ठीक है, और ये टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, केमिकल काइनेटिक्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो इसका आंसर हमें केमिकल काइनेटिक्स देगा। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का वो पार्ट है जिसमें हम क्या निकालते हैं, किसी भी अभिक्रिया का दर, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो आपके अभिकर्मक होते हैं उसके समानुपाती होता है। किसी भी रिएक्शन की जो दर है वो समानुपाती होगी, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता कितनी है किसी भी अभिक्रमक की, और उसकी पावर समथिंग, है ना, और जो उसकी पावर होगी ये पावर n, यही उस रिएक्शन का ऑर्डर होता है। ठीक है, यही उस रिएक्शन की कोटि होती है कि रिएक्शन प्रथम कोटि की है, शून्य कोटि की है, द्वितीय कोटि की है, तृतीय कोटि की है, फिर nth कोटि की है। क्लियर? तो केमिकल काइनेटिक्स कहता है कि जो किसी भी रिएक्शन की दर है या रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा अभिक्रमक की पावर n के। ठीक है, और ये ब्रैकेट का मतलब ही होता है कंसंट्रेशन। ये ब्रैकेट का मतलब ही होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, और जब हमें कंसंट्रेशन ना गिवन हो, एक्यूरेट ना पता हो, तो इसी कंसंट्रेशन को हम मोलैरिटी भी कहते हैं। कक्षा 12 वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो सॉल्यूशन बाय ओजीसी केमिस्ट्री डालिएगा, तो वहां पे आपको ये भी पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, इसी को मोलैरिटी कहते हैं। और मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है, बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। क्लियर? तो ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे ये है, आपको क्लियर पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि किस तरह की रिएक्शन का हम रेट निकाल सकते हैं। हम स्लो स्टेप का ही रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लो हो रही है, धीरे धीरे रिएक्शन हो रही है, हम उस रिएक्शन का रेट, दर, दर का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, तो हम उसका पर यूनिट टाइम या दर निकाल सकते हैं। फास्ट स्टेप, जो रिएक्शन बहुत ही तेज हो जाए, उसका हम कभी भी रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, और हम एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन का भी रेट कभी डिटरमाइन नहीं कर सकते। हम केवल जो मॉडरेट टाइप की स्लो स्टेप वाली रिएक्शन है ना, उन्हीं का हम रेट डिटरमाइन कर पाते हैं, है ना। एक्सट्रीमली स्लो का भी नहीं कर पाएंगे, फास्ट का भी नहीं कर पाएंगे, फिर तो एक्सट्रीमली फास्ट का कर ही नहीं पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप दर निकालते हैं, किसका निकलेगा? सर दर हमेशा स्लो स्टेप की रिएक्शन का ही निकलेगा। ठीक है, तो हमने देखा जो SN1 रिएक्शन है, इसके दो स्टेप हैं। SN1 रिएक्शन के सर आपने बताए दो स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप, और सर सेकंड स्टेप, दो स्टेप हैं। तो पहला स्टेप तो आपने सर स्लो स्टेप बताया, और दूसरा स्टेप सर आप कह रहे हैं फास्ट स्टेप है। क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस बात है, कार्बोकटायन जिसपे प्लस चार्ज है, कार्ब एनायन जिसपे माइनस चार्ज है, ये प्लस और माइनस अपने एक दूसरे को बहुत ही हैविली खींचेंगे एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 ही बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहेगा जल्दी से आगे कोई जुड़े मुझसे, और मुझसे जुड़ने के बाद क्या करे, मेरे प्लस चार्ज को खत्म कर दे। तो तुरंत ही ये जैसे ही माइनस ये प्लस एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे बॉन्ड बनेगा, धीरे का मतलब फास्ट ही बनेगा, बट हाँ इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और तुरंत आपको OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ता हुआ दिखाई देगा। तो अगर मैं कहूं मुझे रेट निकालना है, तो रेट किसका निकलेगा? तो ध्यान रखना, रेट यहीं से ही निकलेगा। कहां से? स्लो स्टेप से। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डेटरमाइंड बाय इज डेटरमाइंड बाय स्लो स्टेप, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो जो स्लो स्टेप होगा वहीं से हम किसी भी रिएक्शन का रेट निकालेंगे, दर निकालेंगे। क्लियर है? तो ऑब्वियस बात है, अब यहाँ पे अगर मुझे रेट निकालना है SN1 रिएक्शन का, तो हमने देखा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बताओ भाई यहाँ रिएक्टेंट क्या है? अभिकर्मक कौन है जो रिएक्शन कर रहा होगा? सर वो क्या है? वो है CH3 का होल थ्राइस और C Br।
यही तो है। हाँ जी सर, सी इस पे 3 CH3 है, हाँ जी है, 1 Br है, हाँ जी है, और उसकी पावर समथिंग कितना अमाउंट ले रहे हो सर, उसका एक ही तो अमाउंट ले रहे हो, तो पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बताओ SN1 रिएक्शन के लिए रेट क्या लिखूंगा, सिंपल सा फंडा है, रेट ये हो जाएगा। एनवायरमेंटल सुपरवाइजर में ऐसे ही सरल सरल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, कि SN1 की जनरली पूछ लेगा रिएक्टिविटी क्या है, ठीक है, तो SN1 SN2 वाला टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी तो देखो, अ, अगर आप ऑब्वियस बात है, यहाँ पे इसको 1 के जल्दी से कराते हैं, तो मैं भी अपना टाइम ऑब्वियस है खींचूंगा इस तरफ कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा मैं इधर भी ध्यान दूँ। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो हैं वो अभी लैब असिस्टेंट के लिए जुड़े हैं, या फिर हायर, या मैं बोलूँ फोरेंसिक साइंस के लिए ही वो मुझसे जुड़े हैं, ठीक है? और मुझे लगता है कि एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए भी बच्चे जुड़ रहे हैं, तो एक बार कमेंट में भी ज़रूर लिखिएगा कि क्लास जो है अगर शुरू करनी है, आप चाहते हैं जल्दी से, ठीक है? तो मैं 1K का भी वेट नहीं करूँगा, उससे पहले ही शुरू कर दूँगा। और हाँ, अगर आप शेयर करेंगे कि भई यहाँ पे तैयारी हो रही है एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र की, तो मेबी फिर तो ऑब्वियस बात है, मुझे भी लगेगा कि बच्चे यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ की, तो ऑब्वियस बात है मैं भी इस बारे में जल्दी से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स की वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। खैर, तो अब हमने देखा कि जो SN1 रिएक्शन है, हालाँकि अभी SN1 है कि नहीं है, ये बाद में देखते हैं। बट हाँ, ये जो SN रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए रेट का क्या फॉर्मूला बना? अब ये 1 है कि नहीं है वो देखते हैं, है ना? रेट का क्या फॉर्मूला बना? चलो मैं पेन कौन सा लेता हूँ, ये वाला ले रखा था, ये ले लेता हूँ। ठीक? तो हमने देखा इस रिएक्शन के लिए जो रेट बना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की पावर समथिंग। तो हमारा कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट का? सर हमने लिया CH3 का होल थ्राइस, CBr लिया है और उसकी पावर 1, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल इसका हमने लिया है। और जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, समान अनुपाती का साइन हटता है, तो किसी हम कांस्टेंट को ले आते हैं, है ना? वो कांस्टेंट हो जाएगा K। वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। ठीक है? वो कांस्टेंट हमारा K हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा R क्या है? R इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन का रेट है, ठीक है? और यहाँ पे K क्या है? K हमारा दर स्थिरांक है ना? रेट कांस्टेंट है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ बताओ ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है? तो मैंने यही तो बोला, जो हमारी पावर है वही कोटि को बताती है किस कोटि की अभिक्रिया होगी। तो बेटा इसकी पावर 1 है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1। तो दैट मीन्स ये मेरी ऐसी रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है। ये मेरी ऐसी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है। और जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है उसको हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं, एक मॉलिक्यूल वाली, है ना? तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो SN1 रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर वाली है, तो SN1 रिएक्शन है। तो आई थिंक इतना कांसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो SN1 रिएक्शन वो है जिसमें जनरली आपके पास कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की वजह से रिएक्शन 2 पार्ट में जा रही होगी। अभी जस्ट हमने यही समझा। यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा जिसकी वजह से पहले स्टेप में वह स्टेबल कार्बोकैटायन को बनाने की कोशिश करेगा। सेकंड स्टेप में जब कार्बोकैटायन आपका बन जाएगा, तो ऑब्वियस बात है जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो जुड़ना शुरू करेगा। कार्बोकैटायन जब बनेगा, पहला स्टेप अच्छा खासा बॉन्ड है, तो कोई क्यों चाहेगा मेरा बॉन्ड टूटे? इसलिए जो रिएक्शन है वो धीरे-धीरे चलेगी। पर जैसे ही पहला स्टेप पूरा हो जाएगा, उसके बाद कार्बोकैटायन बनने के बाद कुछ ही सेकंड्स में वह रिएक्शन जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। मैंने बोला ना कि कार्बोकैटायन केवल 10 की पावर -3 सेकंड से -9 सेकंड के लिए बनता है। तो तुरंत कार्बोकैटायन बनते ही तुरंत देखो 10 की पावर -3 से 6 सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इतनी फास्ट यह रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और हमें अगर रेट निकालना है, दर निकालना है, तो दर हमेशा स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा, इसलिए हमने स्लो स्टेप से ही रिएक्शन का दर निकाला। क्लियर है? उसका रेट निकाला है। इसलिए ये SN1 रिएक्शन है क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है, इसलिए इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक? बहुत सिंपल सा फंडा है। चलिए, अब इसका थर्मोडायनामिक नेचर भी देखने की कोशिश करते हैं, या मैं बोलूँ इसका हम ग्राफ जनरली देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? एनर्जी डिपेंडेंट ग्राफ कह सकता हूँ, या थर्मोडायनामिक्स को ग्राफ भी मैं कह सकता हूँ, ठीक है? चलो थर्मोडायनामिक ग्राफ भी इसका समझते हैं। ग्राफ से भी क्वेश्चन आएगा, कई बार तो डायरेक्ट ग्राफ दे देता है और ग्राफ से ही आपसे क्वेश्चन बना के पूछ लेता है, बताओ ये ग्राफ कितनी ट्रांजिशन स्टेट को शो कर रहा है? बताओ इस ग्राफ में आपका कार्बोकैटायन कहाँ पे बन रहा होगा? बताओ ये ग्राफ SN1 रिएक्शन का है या SN2 रिएक्शन का है? तो इस तरह के प्रश्न
आपसे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है? मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा-सा, दोबारा से बना, ठीक है? ये आपका ग्राफ, ये अगर 2 पहाड़ वाला ऐसे ग्राफ दिख जाए, तो समझना कि 2 पहाड़ वाला अगर ग्राफ आपको दिख रहा है, तो ये SN1 का ग्राफ हो सकता है, ठीक है? अब ये क्या-क्या पहाड़ हैं, ज़रा समझते हैं। सबसे पहले ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, तो यहाँ पे मैंने एनर्जी ली है, इस पॉइंट पे मैंने एनर्जी ली है, ठीक है? बेसिक सी बात। अब प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है? सर इस एनर्जी पे प्रोडक्ट बन रहा है, बहुत सरल सी बात है। ये ग्राफ को समझने से पहले मैं आपको कुछ एनर्जी की कंडीशन बता देता हूँ। देखो, अगर प्रोडक्ट आपको स्टेबल बनाना है, प्रोडक्ट आपको स्टेबल बनाना है, तो एक टर्म होती है, उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। अभी बस समझ लीजिएगा, ठीक है? जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊँगा, तो उसको आपको मैं समझाऊँगा अच्छे से। अगर गिब्स एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, कैसी आ जाए? नेगेटिव आ जाए, तो प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा। क्लियर है? अगर डेल जी की वैल्यू 0 आ जाए, इसे कंडीशन नंबर 1 मान लीजिए, कंडीशन नंबर 2 ये लिख देता हूँ। अगर डेल जी की वैल्यू 0 आ जाए, तो दैट मीन्स रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम पे होगी, ठीक है? सामान्य अवस्था में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है? दैट मीन्स यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन जितनी आगे की ओर जा रही होगी, उतनी ही पीछे आने की क्षमता होगी। थर्ड कंडीशन, यदि डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, पॉजिटिव हो जाए, तो ध्यान रखना ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है, तो ध्यान रखना जो ये एनर्जी वाला ग्राफ होगा, इसमें रिएक्टेंट, ऑब्वियस बात है भाई, ये रिएक्शन शुरू हो रही है, मतलब आप एक्स एक्सिस पे क्या रख रहे हो? रिएक्शन प्रोग्रेस को रख रहे हो, मतलब इस डायरेक्शन में रिएक्शन बढ़ रही है या प्रोग्रेस हो रही है, मतलब इस साइड में हमेशा ध्यान रखना रिएक्टेंट होगा और इस साइड में हमेशा प्रोडक्ट होगा। और जब भी आपको डेल जी की वैल्यू नेगेटिव लानी है, तो ध्यान रखना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी कम होनी चाहिए। मतलब अगर ये आपका आर है रिएक्टेंट, ये आपका प्रोडक्ट है पी, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होनी चाहिए। देखो ना, एनर्जी ये जीरो है, ऊपर की ओर एनर्जी बढ़ रही है, तो आर की एनर्जी ज्यादा है, पी की एनर्जी कम है। तो ध्यान रखना, प्रोडक्ट आर की एनर्जी अगर रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है, तो ऐसी ही कंडीशन में डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। दैट मीन्स प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि आर की एनर्जी ज्यादा है। याद है रिलेशन, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। मतलब क्या है कि रिएक्टेंट जो आपका अभिक्रमक है, उसकी ऊर्जा अधिक है, इसलिए रिएक्टेंट क्या है? कम स्टेबल है। कम स्टेबल है, इसलिए प्रोडक्ट क्या होगा? देखो, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, ऊर्जा कम है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए प्रोडक्ट क्या है? ज्यादा स्टेबल है। तो ध्यान में रखना, पहली बात, किसी भी ग्राफ में हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी कम होनी चाहिए। क्लियर है? इसको अगर सिंपल से उदाहरण से समझना है, आप किसी भी चीज को देखो, इसको बहुत जने ऐसे ही समझाते हैं और ये बहुत ही बढ़िया मुझे एग्जांपल लगता है समझने में, कि यदि आप एक पत्थर को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, है ना, तो पत्थर आपको पता है ग्रेविटी से नीचे ही आके गिरेगा, नीचे ही आके रुकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी नीचे ही आके जीरो होगी, या मैं बोलूँ स्टेबल होगी या कम होगी। सेम यहाँ भी इसी को इस एग्जांपल से याद कर सकते हो, ठीक है? बाकी मैं इसके डीप में अभी नहीं जा रहा, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तभी डीप में जाऊंगा। बट हाँ, मेन आउटकम समझना कि कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर बराबर होगी, तो भाई डेल जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मान लो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, दोनों की एनर्जी बराबर हो जाएगी, तो ध्यान रखना ऐसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम चल रहा होगा, ना ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा पाएगा, ना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ पाएगा। क्लियर? तीसरी कंडीशन, कि भाई अगर मान लो रिएक्टेंट से ज्यादा एनर्जी प्रोडक्ट की हो जाए, तो ये देखो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है ना, ये नीचे आना चाहिए था, ये नीचे नहीं आ पाया, ऊपर ही रह गया। तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो मैंने बताया ना, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो कम स्टेबल होगा, प्रोडक्ट कम स्टेबल होगा, इसलिए रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में नहीं जा पाएगा। क्लियर है? बाकी इसको डीप में पढ़ेंगे जब केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स आपको पढ़ाया जाएगा, वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट फिलहाल जितनी बात बता रहा हूँ, उसको आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है? तो दैट मीन्स रिएक्टेंट की एनर्जी देखो यहाँ ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी देखो, प्रोडक्ट की एनर्जी कहाँ के मैच होगी? लगभग यहाँ पे होगी, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। और ऐसी ही कंडीशन हमेशा रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, रिएक्टेंट क्या है मेरा? सर आपने रिएक्टेंट जो लिया था, वो लिया था CH3 का होल थ्राइस CBr। चाहे तो आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे, देख सकते हैं। सी एस थ्री का होल थ्राइस Br, मतलब टर्शियरी आपने ब्यूटाइल ब्रोमाइड यहाँ पे रिएक्टेंट लिया था। अब ये धीरे धीरे सर एनर्जी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि देखो, इनके बीच में अच्छा खासा बॉन्ड था और आप बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर रहे हो। जब ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो ऑब्वियस बात है एनर्जी बढ़ेगी, अनस्टेबल होगा। भाई कोई नहीं चाहेगा ना अपना बॉन्ड टूट जाए, भाई ऑब्वियस बात है। अगर हमारे बॉडी पार्ट में कोई चीज टूटने लगे, ब्रेक होने लगे, तो हमें कितना दर्द होगा, है ना? एनर्जी बढ़ेगी, हम उसको रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे कि भाई नहीं, हाथ मत मरोड़ो या फिर हाथ में मत मारो। तो सेम ही चीज है।
आप इस बॉन्ड को अच्छा खासा तोड़ रहे हैं, बीआर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे-धीरे बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉन्ड बिल्कुल अब टूट के अलग होने जा रहा होगा, तो उसी को हम बोलते हैं उसका ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ये जो पहाड़ी है ना, ये हमेशा ट्रांजिशन स्टेट जिसका संक्रमण अवस्था है उसको दर्शाएगा। तो पहाड़ी हमेशा किसको दर्शाएगा? ये जो पीक है, ये पीक हमेशा ट्रांजिशन स्टेट को दर्शाएगा। अब मुझे बताइए SN1 रिएक्शन में हमने कितनी ट्रांजिशन स्टेट देखी थी? सर 2 ट्रांजिशन स्टेट देखी थी। देखो, ये है सर ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1 TS1 जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। इसके बाद सर ये था ट्रांजिशन स्टेट 2 जहाँ पे बॉन्ड बन रहा था। क्लियर है? बॉन्ड बनने में और टूटने में ध्यान रखना एनर्जी हल्की-सी इंक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होते हुए दिखाई देगी। ठीक है? अच्छा, सर 2 पहाड़ के बीच में तो एक घाटी भी दिखाई दे रही है। ये घाटी का मतलब क्या है? घाटी ध्यान में रखना हमेशा आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट को दर्शाएगा, कार्बोकैटायन को दर्शाएगा। क्या मैंने आपको बताया जब ये बॉन्ड टूटेगा, मान लो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पे ये देखो CH3 का होल थ्राइस C और ये धीरे-धीरे बॉन्ड टूट गया, दूर हो गया, Br है। ये बॉन्ड टूट गया। अब बॉन्ड टूटने के बाद आपको पता है ये बॉन्ड टूट गया, टूट गया, टूट गया और ये कार्बोकैटायन बनना शुरू हो जाएगा। क्या बन जाएगा? सर ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो हमने पढ़ा था ना कार्बोकैटायन रिएक्शन के बीच में कुछ हद तक स्टेबल होता है और कार्बोकैटायन यदि स्टेबल है तो इसलिए एनर्जी घट गई और देखो एनर्जी अगर घटती है, मैंने बताया ना एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन कि अगर एनर्जी घटती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। तो एनर्जी घट रही है दैट मींस कार्बोकैटायन कुछ हद तक स्टेबल होगा। फिर इसके बाद सर फिर से एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई, ऊपर की ओर जा रहा है ना ग्राफ। हाँ जी, एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि सर बॉन्ड बन रहा है। बट एक टाइम ऐसा आएगा जहां बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। बस जहां से बॉन्ड बनना शुरू हो गया समझ लो वो आ गई इसकी ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2। तो ये TS1, ये TS2। यहाँ पे बॉन्ड क्या हो रहा है? बन रहा है। किसका बॉन्ड बन रहा है? सर CH3 का होल थ्राइस था, सी और OH के बीच में सर यहाँ बॉन्ड बनने लग गया। अभी बॉन्ड धीरे-धीरे बनेगा और लास्ट आपका क्या हो जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है? फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ये ध्यान में रखना। तो ध्यान में रखना क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली बात, पीक किसको दर्शा रहे हैं? और हो सकता है क्वेश्चन इससे भी सिंपल पूछा जाए कि आपको ऐसे 4-5 पहाड़ी बना के दे दे और बोले कि यहाँ पे बताओ कितनी ट्रांजिशन स्टेट मौजूद है। कुछ भी प्रश्न हो सकता है। बोल सकता है इस वैली में क्या चीज़ मौजूद होती है। दैट मीन्स इस पहाड़ के पॉइंट बना के दे देगा, इस पॉइंट को A दे देगा, है ना? इस पॉइंट को B दे देगा, इस पॉइंट को C दे देगा। बोलेगा B पॉइंट रिप्रेजेंट कुछ भी, देखो प्रश्न तो कुछ भी बन सकता है। ठीक है? तो हर तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें तैयार रहना है। तो B पॉइंट जो है वो कार्बोकैटायन को दर्शा रहा होगा। ठीक है? ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक? चलिए आगे समझते हैं कांसेप्ट को। तो हमने ग्राफ भी समझा। अब कुछ चीजें और ध्यान में रखनी है। हमने देखो क्या-क्या समझा। सबसे पहले हमने समझा एसएन रिएक्शन क्या है। ठीक है? फिर हमने उसका रेट भी निकाला, दर भी निकाला। ठीक? इसके अलावा हमने उसका जो थर्मोडायनामिक स्टडी है ग्राफ के थ्रू वो भी समझने की कोशिश करी। अब इसके बाद मैं आपको ये भी समझाना चाहूंगा कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है? जो उसका उत्पाद है ना वो कैसा-कैसा बनेगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। मतलब SN1 SN2 से मान के चलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट है। अगर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और आप 1-1 मार्क्स के 2 भी क्वेश्चन आ रहे हैं अगर दोनों ही टॉपिक से, तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छी लीड करेंगे। ये मोस्ट पूछे आने वाला क्वेश्चन है। मान के चलिए IIT जेईई में भी, नीट में भी हर साल इससे प्रश्न देखने को मिलता है और वैराइटीज इतनी बन जाएंगी जैसे इसी ग्राफ में बोल दूं इतनी वैराइटीज बना देगा। देखो 3 ग्राफ बना देगा एक ही ग्राफ में, ये जो वैली है ना इसके 3 बना देगा। देखो एक वैली ये दे देगा, एक वैली ये दे देगा। ठीक है? ये 3 घाटियां दे देगा इसी में, ऐसे ऐसे डॉटेड से दिखा देगा। क्या क्या घाटी नंबर 1 है, घाटी नंबर 2 है, घाटी नंबर 3 है। बताओ 1 2 3 यहाँ पे क्या क्या मौजूद होंगे। समझना। एक तो दे देगा पहले कि भाई बताओ क्या 1 2 3 में क्या क्या हो सकता है। तो कहेगा जो आपने 1 है क्या ये 1 टर्शरी है, 2 वाला सेकेंडरी है और 3 वाला प्राइमरी है। क्या ये ऑप्शन बैठेगा? बिल्कुल यही बैठेगा। क्यों? क्योंकि टर्शियरी वाला ज़्यादा स्टेबल है। हमें पता है टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए इसका ग्राफ क्या आएगा? सबसे नीचे आएगा। तो प्रश्न तो पूछे जाने के कुछ भी ध्यान रखना, कुछ भी पूछ सकता है प्रश्न। तो इसलिए कह रहा हूँ मेन कांसेप्ट को समझिए कि हमें SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखना है। अगर इसको स्टेबल होना है तो हमने देखा एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन कि अगर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल चाहिए तो उसकी एनर्जी मतलब ये ग्राफ उतना ही नीचे की तरफ होना चाहिए। तो टर्शियरी वाला सबसे नीचे होगा, देन सेकेंडरी वाला थोड़ा ऊपर, प्राइमरी वाला और ऊपर। मान लो इसकी जगह मैं अगर ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन ले लूं तो भाई ट्राइफिनाइल वाला तो और नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन और भी स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकैटायन का लिखवा चुका हूं, याद कर लीजिए। क्वेश्चन कहीं से भी देखो, GOC SN1 SN2 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब एग्जामिनर के माइंड में अगर क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले यहीं से आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है? तो जो भी कांसेप्ट पढ़ा रहा हूँ ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। मान लो ऐसे दे दे, अच्छा अगर मान लो ये ग्राफ ऐसे दे देता तो? ये पहाड़ी नंबर 1 फिर ये पहाड़ी नंबर 2 और ऊपर। क्या ऐसा पॉसिबल है ग्राफ? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो दूसरे स्टेप में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और बॉन्ड फॉर्म होने की एनर्जी हमेशा कम होती है। भाई ऑब्वियस बात है, हार्ट अगर किसी का मान लो हाथ टूट रहा है, ऑब्वियस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अगर किसी का हाथ टूट रहा है, ऑब्वियस बात है, उसका ज़्यादा दर्द होगा, पर अगर हाथ जुड़ रहा है, तो भाई दर्द कम होगा, ऑब्वियस बात है, स्टेबिलिटी की ओर आएगा। तो ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि पहला पहाड़ नीचे, दूसरा पहाड़ ऊपर, ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है उसकी एनर्जी जनरली कम ही होती है बॉन्ड ब्रेक से। तो इसलिए पहाड़ नंबर 1 थोड़ा ऊपर बनाया, पहाड़ नंबर 2 नीचे बनाया। ये चीज ध्यान में रखना, रिवर्स पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये कंडीशन तभी हो सकती है जब कंडीशन रिवर्सिबल हो। मैंने बोला ना रिवर्स, तो रिवर्सिबल कंडीशन है तो ये एक बार को हो सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। इसी का अगर रिवर्स हो रहा है तो ये हो सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, तो प्रोडक्ट की मैं आपसे बात करूं तो हमने अभी तक ये समझा कि जो SN1 रिएक्शन होती हैं सर, ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं सर? ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं। मतलब हमें ये चाहिए होता है कि कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल है कि नहीं। सर कार्बोकैटायन है तो उसके पास 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 का मतलब इसके पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सर ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ये सब पढ़ा चुका हूँ, आज ऐसा नहीं है कुछ नया पढ़ा रहा हूँ। बट कंसेप्ट सर, हमें पता है पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ संकरण में पी के 2 ही ऑर्बिटल यूज हुए हैं, तो सर मतलब एक पी का ऑर्बिटल खाली है। और होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड है, मतलब 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और 2 इलेक्ट्रॉन कमी को पूरा करने के लिए इसके पास एक ऑर्बिटल भी है। कौन सा ऑर्बिटल है? पी का ऑर्बिटल है। क्या हमने पढ़ा है पी के ऑर्बिटल का एक लोब पॉजिटिव होता है, एक लोब नेगेटिव होता है? जो बच्चे शुरू से जुड़े जरूर जानते होंगे, और जो ग्रेजुएशन अच्छे से कर रहे होंगे वो भी जरूर जानते होंगे कि एक लोब तो पॉजिटिव होता है, दूसरा लोब नेगेटिव होता है। क्लियर? अब हो क्या रहा है सर? ओ एच माइनस आ रहा है। कौन आ रहा है? ओ एच माइनस आ रहा है। अब जरा ध्यान से कुछ बात को समझना, मैं जस्ट मेन बात लिख रहा हूं समझाने के लिए। ये आपने लिया था रिएक्टेंट, ध्यान से सुनना। ये रिएक्टेंट लिया था, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया था, बीच में एक कार्बोकैटायन आपको मिला, इतनी बात आपको पता है। अब ये ओ एच माइनस प्लस फेज की तरफ से आके भी जुड़ सकता है और माइनस फेज की तरफ से भी आके जुड़ सकता है। अब काफी बच्चे बहुत ज्यादा दिमाग चलाएंगे कि सर ये माइनस है, ये माइनस है, तो रिपेल कर रहा होगा। मैं आपको ऑलरेडी जब ऑर्बिटल पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था, ये फेजिस होते हैं, फेजिस। फेजिस ये फेज होते हैं वेव के, क्योंकि ऑर्बिटल आर द 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन, 3 बीमाओं वाले वेव फलन होते हैं। तो बेटा ये चार्ज नहीं है, ये उस वेव का पॉजिटिव फेज, ये उस वेव का नेगेटिव फेज है। फेज है, चार्ज नहीं है, क्लियरली बोल रहा हूं। ये चार्ज नहीं है, फेज है, क्योंकि ऑर्बिटल वेव फंक्शन है। जिस तरह से वेव पे प्लस और माइनस फेज होता है, इसलिए इन ऑर्बिटल पे भी प्लस और माइनस फेज होते हैं। ये चार्ज नहीं है, इसलिए ये माइनस वाला चार्ज वाला ही बेटा, ये बट माइनस चार्ज है, OH पे माइनस चार्ज है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो ये माइनस फेज, अगर माइनस वाला चार्ज OH वाला माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये प्लस फेज से जाके जुड़ सकता है और माइनस फेज से भी जाके जुड़ सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। क्या? अगर OH मान लो ये फेज इस साइड से जुड़ रहा है, फर्स्ट मान लो, ये पार्ट 2 मान लो, तो पार्ट 1 को लेके चलते हैं। अगर ये माइनस फेज से आके जुड़े, बिल्कुल जोड़िए, जब आप माइनस फेज से आगे जुड़ेंगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। समझ रहे हैं? मतलब ये OH इस साइड से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। बट यदि ये OH माइनस पॉजिटिव फेज से आके जुड़े तो ये आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। हालांकि मैं इस डीप में भी लेके चल सकता हूं कि ये माइनस वाला प्लस वाला कैसे जुड़ रहा है, बट फिलहाल मैं आपको एक ही सिंपल सी बात में समझाऊंगा कि OH पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे फेज है। ये चार्ज है, ये फेज है। फेज अलग चीज है, चार्ज अलग चीज है। चार्ज इलेक्ट्रॉन लेने पे या देने पे आता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस चार्ज आता है, लेता है तो माइनस चार्ज आता है। उसी कारण OH पे माइनस चार्ज आया है। ये फेज हैं जो ऑर्बिटल के होते हैं, ये इनका मतलब चार्ज नहीं होता, इनके अंदर बस इलेक्ट्रॉन होगा। बट कार्बोकैटायन है तो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए OH माइनस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देके जुड़ रहा है। सिंपली ऐसा समझ, क्लियर है? बाकी यहाँ सिंपल कंसेप्ट ये भी समझ सकते हो कि ऐसे ही ऑक्सीजन पे माइनस है, ये माइनस चार्ज चाहे तो उसके प्लस वाले फेज में हो सकता है या माइनस वाले फेज में हो सकता है। अगर प्लस वाले फेज में तो प्लस वाली साइड से जुड़ जाएगा, अगर माइनस वाले फेज में इसका माइनस चार्ज है तो माइनस वाली साइड से जुड़ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन प्लस वाले फेज में भी हो सकता है और माइनस वाले फेज में भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखो ऑक्सीजन के पास भी जो
इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2p4 होते हैं, मतलब इसके पास भी p ऑर्बिटल है। अगर इसके पास भी p ऑर्बिटल है तो सेम इसके पास एक प्लस फेज होगा, एक माइनस फेज होगा। जो माइनस चार्ज है वो प्लस फेज में भी हो सकता है, माइनस फेज में भी हो सकता है। अगर माइनस चार्ज प्लस वाले फेज में है तो प्लस वाली साइड से जुड़ जाएगा, माइनस वाले फेज में है तो माइनस वाली साइड से जुड़ जाएगा। मुझे पता है आज की क्लास में मैंने बहुत सारे कंसेप्ट बता दिए, इसलिए कुछ बच्चों को क्लासेस हार्ड लग रही होंगी, बट हाँ, जो बच्चे ध्यान से सुन रहे होंगे उनके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है। जो मेन बात है वो आपको समझा रहा हूँ। क्लियर है? क्योंकि एग्जाम ये रटने वाला नहीं है, कक्षा 11-12 का एग्जाम नहीं है। आप कंपटीशन में बैठ रहे हो, एक स्टेट के बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे आपको यहाँ एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए कंपटीशन पे पढ़ने के लिए आपको थोड़ा-सा डेप्थ नॉलेज होनी ही पड़ेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लास 12 का क्वेश्चन नहीं है कि 2-4 क्वेश्चन रट गए उनसे पेपर आ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? कंपटीशन का मतलब ये है आपको अपने कंप्यूटर से बेस्ट देना ही पड़ेगा। खैर, तो मैंने देखा यहाँ पे जब पाथ 1 और पाथ 2 से जुड़ रहा है तो मुझे 2 तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो ध्यान में रखना, SN1 रिएक्शन में 2 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें से अगर मैं यहाँ पे गौर करूँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक चीज कॉमन है। देखो Br जिस साइड है, पार्ट 1 वाले में OH भी देखो उसी साइड जुड़ा है, जो OH है ये भी उसी साइड जुड़ा है। पार्ट 2 वाले में जिस साइड Br है उसके अपोजिट साइड OH जुड़ा है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। Br जिस साइड है उसी साइड OH है। सेकंड वाले में Br के अपोजिट साइड OH है। क्लियर? अगर जिस साइड रिएक्टेंट रिएक्टेंट का लिविंग ग्रुप है, उसी साइड प्रोडक्ट में जो ग्रुप आके जुड़ा है, मतलब वो अगर सेम साइड में है, तो उसे हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन का मतलब होता है बनाए रखना, है ना? जोड़ी बनाए रखे। तो सेम है कि भाई Br जिस साइड से लीव हो रहा है उसी साइड से OH आया है, तो सेम साइड होगा तो उसे हम कहेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहेंगे? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और जिस साइड मेरा लिविंग ग्रुप है, अगर इनकमिंग ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपोजिट से आके जुड़े तो उसे हम कहेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज ध्यान में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और मैंने बताया OH के पास बिल्कुल बराबर पॉसिबिलिटी है कि वो इस साइड से आके जुड़े या इस साइड से आके जुड़े। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन है, उसका घर है, तो 50-50 प्रोबेबिलिटी है कि OS का माइनस चार्ज प्लस फेज में तो इस साइड से आके जुड़ जाएगा, OH का माइनस चार्ज माइनस फेज में तो माइनस वाली साइड से आके जुड़ जाएगा। तो 50-50% प्रोबेबिलिटी है आने की या जुड़ने की। तो सेम यहाँ प्रोडक्ट बनने की भी 50-50% प्रोबेबिलिटी है। और पहला वाला प्रोडक्ट रिटेंटेड प्रोडक्ट कहेंगे, दूसरा वाला इन्वर्टेड। वाई? रिटेंशन का मतलब है जिस साइड से लिविंग ग्रुप होगा उस साइड से ही ग्रुप आके जुड़े, इट इज कॉल्ड रिटेंशन। अगर लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से आके जुड़े, इट इज कॉल्ड इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है पलट जाना, उल्टी साइड से जाना। क्लियर? इट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? और ऐसे रिएक्शन जिसमें हमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों ही प्रोडक्ट मिले, मतलब 50-50 प्रोडक्ट मिले, या इसको देखो 1:1 भी कह सकता हूँ भाई। 50-50, 50:50 काट लो, 1:1 ही बनेगा। तो 1:1 में आपको मिल रहा है रिटेंशन और इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन को हम जनरली रेसमाइजेशन भी कहते हैं। रेसमाइजेशन, ठीक है? रेसमाइजेशन, रेसमाइजेशन रिएक्शन वो होंगी यहाँ पे आपको रिटेंटेड और इन्वर्टेड दोनों ही प्रोडक्ट मिलेंगे। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ SN1 रिएक्शन में ऐसा नहीं कि हमेशा ही 50-50 मिलता है। रिएक्शन चेंज होंगे तो उनका जो परसेंटेज ऑफ रिटेंशन और इन्वर्जन बोलूं वो चेंज होता रहता है, बल्कीनेस पे डिपेंड करता है, ऐसा हमेशा नहीं है। पर इन जनरल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिलती हैं, अगर सारी कंसेप्ट हटा दूं, चाहे वो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, चाहे वो एनर्जी डिफरेंस हो गया, इन जनरलाइज बात करूं तो 50% हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि हमें रिटेंटेड प्रोडक्ट मिलेगा और 50% ही प्रोबेबिलिटी है कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर ऐसी कंडीशन आती है जहां पे इक्विमोलर मिक्सचर मिल जाए, क्या मिल जाए? इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब बराबर मोल, 50% वो मिल रहा है तो 50% ये मिल रहा है। अगर इक्विमोलर मिक्सचर मिल जाए, ठीक है, बराबर मोल, इक्वी मतलब इक्वल, मोल मतलब ऑब्वियस बात है, मोलर मतलब मोल, जहां पे हमें बराबर मोल का मिक्सचर मिल जाएगा, ठीक है ना? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ किसका? रिटेंशन और इन्वर्जन का, रिटेंशन और इन्वर्जन का, उसी को हम कहेंगे रेसमाइजेशन। क्लियर है? तो अगर सिंपल से कंसेप्ट है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे टर्म्स, तो रेसमाइजेशन क्या है? जहां पे इक्विमोलर मिक्सचर मिल जाए SN1 SN2 रिएक्शन का, उसी को हम जनरली रेसमाइजेशन कहते हैं। ठीक है? तो 50-50 प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। पर मैं साफ बोल रहा हूं, अगर स्टैटिक हिंड्रेंस भीड़ भाड़ वाले कंसेप्ट आ जाएंगे तो यही कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल इस साइड में बड़े बड़े ग्रुप लगा दूं, यहाँ बड़ा बड़ा ग्रुप लगा दूं, तो ऑब्वियस बात है इस साइड से आने की संभावना, माइनस चार्ज की इस साइड से आने की संभावना कम हो जाएगी, तो वो केवल इस साइड से ही आ पाएगा।
ठीक है? तो फिर देखेंगे कि केवल यहाँ प्रोडक्ट यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी 30% होगी, यहाँ से 70% होगी, तो हमें समझ में आ जाएगा कि रिटेंशन वाला 70% मिल रहा है, इन्वर्जन वाला 30% मिल रहा है, तो दैट मीन्स रिटेंशन वाला यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, इन्वर्जन वाला कम मिलेगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे रेशमाइज़्ड प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। क्लियर है? तो बल्कीनेस, एनर्जी डिफरेंस वो अलग कांसेप्ट है, बट बेसिक सी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक? तो SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन और रिटेंशन आपको मिलता है। क्लियर? चलिए, अब जल्दी से इस टॉपिक को फिनिश करता हूँ, कुछ बातें और समझा के। नेक्स्ट क्लास में मैं SN2 पढ़ाऊँगा और SNI पढ़ाऊँगा। ठीक है? तो फिलहाल हमने कुछ मेन बात देखी, एक चीज़ और समझ लीजिए, हमें कार्बोकैटायन को भी चेक करना है। ध्यान में रखना कार्बोकैटायन वो लेना है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल मिल रहा होगा, तो ध्यान रखना SN1 रिएक्शन ही करना। दैट मीन्स अगर कहीं पे टर्शियरी कार्बोकैटायन मिलने की संभावना है, कहीं पे सेकेंडरी है और कहीं पे प्राइमरी है, तो टर्शियरी वाला ही SN रिएक्शन देगा। या कार्बोकैटायन स्टेबल हो तब भी वह SN1 रिएक्शन ही देगा। फॉर एग्जांपल, यदि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एग्जाम में ही मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि बताओ इनमें कौन SN1 रिएक्शन देगा, इनमें कौन SN1 रिएक्शन देगा, ठीक है, बता दो भाई कौन देगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आ गए। अब बता दो कौन SN1 रिएक्शन देगा, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा? तो सर हम देखेंगे यहाँ से Br अगर घटेगा हटेगा तो यहाँ पे प्लस कार्बन प्लस आएगा और कार्बन पे यदि प्लस आएगा 3 ग्रुप लगे मतलब ये टर्शियरी हो गया। सर ये वाला सेकेंडरी हो गया, ये वाला सर प्राइमरी होगा और ये वाला तो केवल मिथाइल कार्बोकैटायन बनाएगा, है ना? मिथाइल बनाएगा। तो टर्शियरी वाला होगा तो दैट मीन्स इनमें सबसे ज़्यादा SN1 रिएक्शन देने की संभावना इसी के पास है, देन इसके पास और ये घटती रहेगी। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या कि भाई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमें ज़रूर ध्यान में रखनी है कि कार्बोकैटायन कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर? तो अगर मैं ओवरऑल लेके चलूँ, हमें SN1 रिएक्शन में क्या देखना है? SN1 रिएक्शन के लिए क्या-क्या चीज़ें देखनी है? सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप कार्बोकैटायन को ज़रूर देखें, कि कार्बोकैटायन कैसा मिल रहा है। इसके अलावा सॉल्वेंट को भी ज़रूर देख लें। सॉल्वेंट ध्यान में रखना, जैसे आपको कोई भी बेस दिया रहेगा, मान लो KOH दिया तो एक्वस लिखा हो, है ना? NOH दिया हो तो एक्वस लिखा हो, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। क्लियर है? अब इसके पीछे मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, फिर वो मास्टर्स वाला सारा टॉपिक आ जाएगा। ठीक है? कि सॉल्वेंट हमें एक्वस ही क्यों चाहिए होता है। बट एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि जो पानी है ना, उस कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और वो प्लस चार्ज है, तो उनके बीच में इंटरेक्शन होता रहेगा, जिसकी वजह से सॉल्वेंट की वजह से जो आपका कार्बोकैटायन है वो स्टेबलाइज़ होगा। ठीक है? कभी भी ध्यान रखना, अगर KOH अल्कोहलिक लिख दिया तो बेटा ये SN तो होगा नहीं। ये क्या देगा? ये बीटा एलिमिनेशन देगा, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। क्या देगा? बीटा एलिमिनेशन देगा। तो अल्कोहलिक ध्यान में देख लेना, आंखें ओपन करके पेपर करना, आंखें बंद करके मत करना। ठीक है ना? सॉल्वेंट जरूर चेक करना। तीसरा, अगर आप चेक करना चाहो तो लिविंग ग्रुप को भी चेक कर सकते हो। लिविंग ग्रुप, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ। ये है I, ठीक है, ये है Br, ये है Cl और ये है F। इनका ऑर्डर बता दो। अब आई अगर लीव हो जाए तो आपको पता है यहाँ पे ऐसे 3 पंखुड़ियों वाला कार्बोकैटायन मिल जाएगा, मतलब ये कार्बन आप सभी जानते हो, इन कौनों का मतलब यहाँ पे CH3 ग्रुप होगा। आप सभी को पता है, कंसेप्ट पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो दैट मीन्स ऐसा कार्बन जिस पे 3 ग्रुप लगे हैं मतलब ये टर्शियरी हो गया। तो यहाँ भी टर्शियरी है सर, यहाँ भी टर्शियरी, यहाँ भी टर्शियरी है, बिल्कुल सभी टर्शियरी हैं। तो अगला कंसेप्ट क्या बना कि हमें लिविंग ग्रुप भी चेक करना है। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है? तो आप देखोगे आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, देन ब्रोमीन है, देन क्लोरीन है और सबसे पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप फ्लोरीन है। तो ऑब्वियस बात है, जो लिविंग ग्रुप अच्छा होगा वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल कर पाएगा, है ना? और जब कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा तो एसएन रिएक्शन ज्यादा स्टेबल होगा। तो 3 चीजें ही चेक कर लेना, कार्बोकैटायन चेक कर लेना, कार्बोकैटायन का ऑर्डर लिखवा चुका हूँ, वो जरूर चेक करना, फिर सॉल्वेंट देख लेना और फिर लिविंग ग्रुप देख लेना। इतना कर लोगे आपका आंसर बन जाएगा हर हालत में। ठीक है? तो ये चीजें ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा SN1 रिएक्शन। पसंद आएगा तो ऑब्वियस बात है क्या करना है आप जानते हैं, ठीक है? और शेयर ज़रूर कीजिए। आप चाहते हैं मैं जल्दी से तैयारी कराऊँ आपकी एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र के लिए, जिसका एग्ज़ाम 19 नवंबर को ही है और आप चाहते हैं और डिले ना हो, तो ऑब्वियस है ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर भी करें। 1 के होते ही मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट रहेगा, उसकी तैयारी, उसके क्वेश्चन आंसर सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तैयारी जस्ट बिल्कुल फ्री मेरी तरफ से, जस्ट आप मेरे को गिफ्ट देंगे तो मेरी तरफ से आपको भी गिफ्ट है, ठीक है? तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं और कोई भी अगर आपका डाउट बनता है तो उसको कमेंट में लिख सकते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।